लास्ट टाइम हम जेई एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, जो 1 से 12 नंबर क्वेश्चन वाला पेज है वहां तक पहुंच गए थे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे, जैसे 12th मुझे याद है, सेकंड याद है मुझे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। बाकी जो डिस्कस नहीं हुए थे उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। बोलो भाई, अगर इस पेज वाले किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो पूछ लो अभी जल्दी। नहीं, जो सूर्य का है 10th। 10th बच्चे इसमें है ही नहीं तो पूछ कैसे रहा है। 9th के बाद सीधा 11th है ना, 10th तो है ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे वो। हाँ वो तो छोड़ देना भाई। और पिछली बार तुम में से किसी ने बोला था कि इसमें वैसे भी पंगा है कि आंसर की में भी फिर उसी हिसाब से है कि 9 तक तो ठीक है, उसके बाद अगर 11th का आंसर चेक करना है तो 10th का देखना पड़ेगा पीछे, 12th का देखना है तो 11th का। साक्षी करिए 11th। 11th में बोला इन हॉर्स रेस देयर आर 18 horses numbered from 1 to 18. The probability that horse 1 would win is 1/6. पहले हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, हॉर्स 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और जो थर्ड हॉर्स है उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। Assuming a tie is impossible, the chance that one of the three horses wins the race. तो हमें क्या चाहिए होगा, या तो पहला हॉर्स जीत जाए, या सेकंड वाला, या थर्ड वाला। तो अगर पहला हॉर्स जीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। प्लस में कितना आ जाएगा कि सेकंड हॉर्स जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, और थर्ड हॉर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8। सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन तो वैसा भी नहीं आ सकता क्योंकि इसने बोला ये कि टाई इम्पॉसिबल है। तो H1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी, H2 के और H3 के जीतने की प्रोबेबिलिटी, सबको ऐड कर देंगे। आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240, ऊपर बनेगा कितना, 40, 24 और 30, मतलब 94/240, 47/120। ये आंसर है। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। बाकी 9th क्वेश्चन। 9th में बोला है 7 persons are stopped on the road at random and asked about their birthdays. Is the probability that 3 of them are born on Wednesday? ठीक है, 3 वेंसडे को होनी चाहिए, 2 थर्सडे को, और बाकी के 2 जो हैं वो संडे को। तो हाँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमारे पास कितने लोग हैं, मान लेते हैं 7 लड़के हैं, B1 B2 B3 से लेकर B7। पहले इन 7 लड़कों में से वो 3 लड़के सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका बर्थडे वेंसडे को आएगा। ठीक है, तो मान लो ये 3 लड़के हैं, इनका जो बर्थडे है वो तो आ गया वेंसडे को। बाकी कितने लोग बचे, 4 लोग बचे। उन 4 में से 2 लोगों का सिलेक्शन करके उनका बर्थडे हम सेट कर देंगे थर्सडे को। बाकी दोनों का अपने आप बर्थडे सेट हो जाएगा संडे या सैटरडे, जो भी लिखा हुआ है। तो ये तो हमारे फेवरेबल केस आएंगे। टोटल केस क्या होगा कि B1 के पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। B2 के पास भी कितने ऑप्शन है, 7। मतलब उसके पास उसका बर्थडे आने के 7 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मंडे टू संडे। ऐसे ही सबके पास कितने आएंगे, 7 ही आएंगे। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 7C3 इंटू 4C2 अपॉन 7 लोग हैं तो 7 की पावर 7। और ये हमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है K/7 की पावर 6। सोल्व करके K की वैल्यू निकालनी है। अगर यही तरीका किया था, आंसर नहीं आया तो जल्दी से रिप्लाई कर दो, मैं चैट में लिख के भेज दो, मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर ये नहीं किया था, आ गया था, ठीक है। तो मुस्कान, तेरा डाउट था, ये करके देख लेना, K की वैल्यू आ जाएगी। सूर्य कह रहा आ गया था तो आ ही रहा होगा। ठीक है, और बताओ इस पेज पर कोई डाउट बचा है तो। सर 3 हो गया था, तो पूछ रहे, बता रहे मुझे, पूछ रहे तो भाई क्वेश्चन मार्क, अच्छा पूछ रहे तो इतना लिखने से बजाय क्वेश्चन मार्क लिख देना। पता नहीं यार, 2 होल नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड मल्टीप्लाइड, नहीं हुआ था शायद ये। करवा दे, पूछना है मतलब बेसिकली 2 होल numbers are randomly selected and multiplied if the probability that the units placed in their product is even is p, and the probability that the units placed in their product is odd is q, then p by q is। तो हमें कहा गया कि 2 होल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया गया। इनको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं।
हमें बस इतना पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट होती है वो सिर्फ यूनिट प्लेस वाली डिजिट्स ही डिसाइड करती हैं। जैसे अगर मैं 17 इंटू 3 करूं, इसकी यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी 1, बाकी जो भी आता रहेगा भाड़ में गया। अब अगर मैं 7 और 3 को सेम रखूं, जैसे ये नंबर भी लिख दूं और यहां पर अगर ये भी नंबर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाली डिजिट्स का यूनिट प्लेस पर डिजिट 1 आएगी, बाद में जो आना है आता जाएगा। तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस वाली डिजिट्स पे ध्यान देना है। तो पहले तो हमें यूनिट प्लेस वाली डिजिट क्या चाहिए, इवन चाहिए, और एक बार हमें क्या चाहिए, ओड चाहिए। तो यूनिट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं अपने पास, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 और या फिर 9। सभी तरीके इक्वली लाइकली हैं। जितने नंबर 1 से एंड हो रहे होंगे उतने ही नंबर 2 से एंड होंगे, उतने ही नंबर 3 से एंड होंगे और उतने ही 0 से। इनफाइनाइट नंबर से प्रोबेबिलिटी सेम है ना। 11, 21, 31, 41 ऐसे चलेगा तो 12, 22, 32, 42 इसकी भी सीरीज बनेगी। तो अब इसमें इवन कितने होते हैं अपने पास, 2, 4, 6, 8 और 0 को भी इवन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ओड कितने होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। सबसे पहले बात करते हैं ओड वाले की। अगर मुझे यूनिट प्लेस पर ओड डिजिट बनानी है तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसकी यूनिट डिजिट का और उसकी यूनिट डिजिट का, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, ओड। दो नंबर का मल्टीप्लाई तभी ओड आ सकता है जब ये नंबर भी ओड हो पहले वाला, दूसरे वाला नंबर भी ओड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सॉरी, इस प्लेस को डिसाइड करने के 5 तरीके होंगे। 5 में से कोई भी ओड डिजिट उठाई और इसका यूनिट प्लेस फिल कर दिया। ऐसे ही इसका यूनिट प्लेस फिल करने के भी 5 अलग अलग तरीके होंगे। ये तो फेवरेबल केस आ गए। टोटल केस कितने हो सकते हैं, 10 इंटू 10। तो क्यू आ गया अपने पास 1/4। अगर इवन की निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे ओड वाली, क्योंकि अगर ओड नहीं होगा तो पक्की बात है इवन होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो 1 में से 1/4 गया तो इवन वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये आ जाएगा 3/4। हमसे पूछा हुआ है पी बाई क्यू, तो वो आंसर आ जाएगा 3। अगर डायरेक्ट इवन का निकालना हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इवन कैसे कैसे आ सकता है, इवन इंटू ओड करने से आ सकता है, ओड इंटू इवन करने से आ सकता है, इवन इंटू इवन करने से आ सकता है। तो या तो वो 3 केसेस बनाए या ओड वाला डायरेक्ट माइनस करके कर लें, चॉइस तुम्हारी है। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में, बाकी अगर और कोई डाउट है तो वो भेज दो जल्दी। विशाल गुप्ता कह रहे हैं 3 इंटू 1/4। समझा नहीं भाई मैं तेरी बात। बाकी इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा अच्छा तब बनता है जब हमारे पास ये बोल दे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 से खत्म होने वाला नंबर हो, कि 5 से खत्म हो जाए, या फिर ये बोल दे कि 0 या 5 से खत्म ना हो और एक्चुअली 2 नंबर ना दे के 10 नंबर दे दे, n नंबर्स दे दे। तो वैसे ही मतलब थोड़ा सा अगर ट्राई करना चाहो, इफ n नंबर्स, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्राई कर लेना वैसे ही, अगर इसका थोड़ा अच्छा वर्जन करना चाहो तो। अगर बुकलेट में आगे नहीं है, मुझे नहीं पता है या नहीं है। इफ n numbers are multiplied, then find the probability that the product's unit digit is sorry, अच्छा मतलब ठीक बनता है, इतना भी अच्छा नहीं है कि कहीं पता चल रहा है। यूनिट डिजिट इज 5, 5 से खत्म होने वाले, और इस बार n नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो 2 नंबर में तो फिर भी ठीक है, n नंबर्स में क्या होगा सोच लेना। अब आर्यन ने कहा है सेकंड क्वेश्चन। बच्चे सेकंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिस्कस हो चुके हैं, ये मल्टीनोमियल से करवाया था। तो अगर बच्चे अगर नहीं देखा था तो वो वीडियो जो अपलोडेड है उसको देख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप कर देना, वैसे समझा दूंगा। क्लास में नहीं करेंगे अपने दोबारा। नहीं समझ में आए तो फोन पे पूछ लेना, फोन पे मतलब कॉल मत कर लेना, व्हाट्सएप पे। और बताओ भाई इस पेज पर। कोई बचा है सवाल? तो फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं
सॉरी, 13 से लेकर 23। अच्छा, बुकलेट की दिक्कत तो नहीं आ रही ना कि किसी के पास कोई और हो और तुम्हारे पास, मतलब मैं किसी और से करवा रहा हूँ, तुम किसी और से कर रहे हो? ठीक है। मीत कह रहे सर इसका आंसर पता है। किसका? ये एन नंबर्स वाले का? नहीं भाई, आंसर नहीं पता, क्वेश्चन याद है बस। कर लेना, कल परसों डिस्कस कर ले, मेरी ही है फिर सारी। 19वां, 19th में बोला है अ लेटर इज ड्रॉन। ये भी हो गया था यार डिस्कस, सूर्या। ये भाई डिस्कस हो गया था, मुझे याद है। ये नहीं, मैंने डाउट बताया होगा किसी को या तो। चल कर लेते हैं, हो गया था ना ये, क्लास में हुआ था। मैंने किस बाहर डाउट बताया किसी को, मुझे याद नहीं आ रहा। बताया बस मैंने 2-3 दिन में पिछले। वीडियो अपलोड नहीं हुई है? चल कोई बात नहीं, आज अपलोड हो जाएगी। मैं होगी है मेरे हिसाब से, एडिट तो कल होगी थी, उन्होंने दिखाई थी मुझे। चल नहीं तो आज हो जाएगी अपलोड, उसमें देख लेना एक बार दोबारा, ठीक है? दोबारा बोल दूंगा मैं आज। और बताओ, और कौन सा है? 13th का डी ऑप्शन भी आ रहा है, किसी ने कहा है, देख लेते हैं भाई। 13th में हमें बोला हुआ है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/3 है। पी ए यूनियन बी जो है वो है 5/6। एंड पी ए है 1/2। डी ऑप्शन में बोला है पी ए लेस देन पी बी, तो एक काम करते हैं, पी बी निकाल लेते हैं। तो अगर पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएं तो वो हम जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी होगा अपने पास कितना, 5/6। पी ए 1/2, पी बी हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3। तो 5/6 इज इक्वल टू 1/6 प्लस एक्स। एक्स यानी पी बी आ जाएगा 4/6 यानी 2/3। तो डी ऑप्शन में बोला है पी ए लेस देन पी बी। हाँ तो सही बोला हुआ है, डी आएगा भाई। अगर नहीं दिया हुआ तो लगा लो। सही कह रहे हो, डी आएगा। इसके बाद किसी ने पूछा है, सूर्या ने, 20th। 20th में बोला हुआ है ट्रैफिक लाइट। ये भी हो गया था भाई डिस्कस। तुमने पिछली क्लास लगाई नहीं थी क्या? ये ट्रैफिक लाइट वाला तो हो गया था। वो सर्कल सा बना के बताया था कि ऐसे ऐसे होगा, 63 सेकंड्स आएंगे। अच्छा, याद नहीं रही थी, पिछली क्लास देखना भूल गया था। कोई बात नहीं भाई, मैं आज अपलोड करवा दूंगा शाम तक, एक बार देख लेना। अगर नहीं समझ में आए दोबारा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि उसी से समझना है। लेकिन क्लास में बार बार करेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? व्हाट्सएप पे पूछ लेना उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो। अब किसी ने पूछे 22, आशिमा और साक्षी ने। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 balls, 3 white and 3 black ones, a person selects a random and even number of balls. All the different ways of drawing an even number of balls are considered equally probable irrespective of the number, then the probability that they will be very similar to them. ठीक है। तो ये इवन नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहा है, या तो 2 निकाल रहे हैं, या 4 निकाल रहे हैं, या 6 निकाल रहे हैं। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उसने बॉल्स निकाली है उसमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स सेम हो। तो या तो ये बंदा जो है वो 2 बॉल निकालेगा, तो इसके निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये निकालने की और ये निकालने की प्रोबेबिलिटी, सबकी निकालने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1/3, 1/3 और 1/3। तो 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/3। अब उसमें एक व्हाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए। 3 व्हाइट में से एक व्हाइट का सिलेक्शन 3C1, 3 ब्लैक में से एक ब्लैक का सिलेक्शन 3C1। अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी है, 6। 2 बॉल सिलेक्ट कर ली। ये तो वो आया कि 2 बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, फिर एक व्हाइट एक बॉल की। नीचे आ गया कोई भी रैंडम 2 बॉल सिलेक्ट कर ली, फर्क नहीं पड़ रहा व्हाइट है ब्लैक है। ऐसे ही 4 वाला केस बनाएंगे। 4 वाले केस में क्या होगा, 1/3, कि 4 बॉल का सिलेक्शन हुआ। अब उसमें से 2 व्हाइट होनी चाहिए, तो 3 में से 2 व्हाइट का सिलेक्शन। 2 ब्लैक होनी चाहिए, तो 3 में से 2 का सिलेक्शन। अपॉन में टोटल केस क्या होंगे, हमें 6 बॉल में से 4 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 6C4। ऐसे ही 1/3।
अब जब 6 बॉल सिलेक्ट करी हैं तो 3 व्हाइट 3 बॉल ब्लैक तो होंगी होंगी, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इनटू 1। इन सबको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। किसी ने सेम प्रोसेस करा हो, ना आया हो तो बता दो, मैं करके देख लेता हूँ अभी। जीरो इवन नहीं होता सर, मतलब अगर ये सवाल है तो जीरो अजीब सा होता है। जीरो ना तो इवन होता है ना ओड होता है। जीरो कुछ नहीं होता, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। लेकिन कई जगह हम जीरो को इवन मानते हैं। नहीं, आईआईटी में इवन वाला भी अलग पंगा होता है। जैसे इसमें दो तीन बातें होती हैं। जैसे यहाँ पर जब मैं जीरो लिख रहा था तो मैंने उसको इवन में काउंट करे, क्योंकि उससे जो नंबर बनेगा वो इवन बनेगा। ठीक है, क्योंकि एंड में जीरो आ रहा होगा तो वो इवन नंबर होगा, वहां ले लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि सिलेक्शन करा है, तो जब सिलेक्शन करा है तो एटलीस्ट एक बॉल तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी अपने को। तो जीरो वैसे तो प्रॉपर देखा जाए ना तो इवन है ना ओड है, और वो तुम्हारी बात सही है, आईआईटी के लिए इवन मान लेते हैं, पीएनसी के बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वगैरह में नहीं मानते। और दूसरी बात उसका कारण ये है कि जब सिलेक्शन बोल रहे तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट का करना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें याद दिलाऊं, अगर तुम्हारे पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही मान लो, अगर पीएनसी का थोड़ा बहुत याद हो, वैसे तो ये याद ही होगा, प्रोबेबिलिटी से पहले पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, वहां पर हम लिखते हैं टोटल सिलेक्शन टू की पावर एन माइनस वन। ये माइनस वन इसलिए किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि हमने एक ऑब्जेक्ट उठाई ही नहीं, है ना। जीरो ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक तो उठाना ही पड़ेगा। तो वो डिपेंड करते हैं कि जीरो की बात कहां पर हो रही है। तरीके से बोला जाए तो नाइदर इवन नो रोड। मीत कह रहे सर, अमन सर कह रहे थे कि इवन बोलते हैं। हाँ वही, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। वो बात सही है, आईआईटी के लिए तुम्हें इवन ही मानना है। ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा, देख लेना। आशिमा का है 14th। हाँ, सिलेक्शन के टाइम पर नहीं मानना। उसमें भी डिपेंड करता है, अगर मान लो वो हो सकता है दे दे तुम्हें कि सिलेक्शन करना है, और हो सकता है कि आदमी एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब देखो, मैं इसलिए मैं शुरुआत में भी तुम्हें बोला था, मैं तुम्हें सारी कहानी बता देता हूँ जो नॉर्मली करते हैं हम। जैसे होता ये कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि अ पर्सन सिलेक्ट्स एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये बोल दिया जाए, तो इसमें जीरो वाला केस काउंट नहीं करना। अगर वो सामने से बोल ही दे कि भाई जीरो वाला केस काउंट करना है, हो सकता है कि आदमी ने एक भी बॉल सिलेक्ट नहीं करी, तो जीरो वाला ऑब्वियसली काम करेगा। दो बातें तो ये हुई। अब कभी कभी तुम्हारे पास ये भी हो सकता है कि इससे तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, पहली चॉइस ये है, अगर इससे जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में है तो तुम यही मार्क करके आओगे। लेकिन मान लो गलती से तुम्हारा आंसर मैच नहीं करा, ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो मजबूरी हो जाएगी इससे आंसर निकालना। ये मैं पहले भी बोला था, और इसका मैं एग्जांपल वही दोबारा दूंगा। अगर तुमने मेंस ऑब्जेक्टिव करे हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन है कि 12 आइडेंटिकल बॉल्स को, हालांकि एडवांस का नहीं है, मेंस का है, 12 आइडेंटिकल बॉल्स को तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखना है कि एक बॉक्स में तीन बॉल आई चार बॉल आई, ऐसा कुछ सवाल है। तो आइडेंटिकल से करोगे तो पहली बात तो लंबा जाएगा, और जो ऑप्शन है उसके आसपास भी नहीं आएगा। तो मजबूरी होगी कि आइडेंटिकल भले ही उसने वर्ड यूज कर दिया, हमें डिस्टिंक्ट मानना पड़ेगा। एक और एग्जांपल दूं, बाइनोमियल का कुछ साल पहले सवाल आया था, 15 या 16 में आया था, मुझे ढंग से याद नहीं है। ये भी नहीं याद मेंस में आया था एडवांस में आया था। उसमें ऐसा कुछ था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, नहीं क्या था, एक मिनट को मुझे याद करने दो। ऐसा कुछ था कि इसकी पावर अगर एन है, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी कुछ 26 के आसपास, जितनी भी दी थी मतलब समझ लो। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स वैसे तो हम लिखते हैं 2n+1, कि x की मैक्सिमम पावर 2n होगी और x की मिनिमम पावर 0 होगी, तो कायदे से ही आता है। तो 2n+1 को 26 करेंगे तो n आ जाएगा फ्रैक्शन में 12.5। दिक्कत आ गई। तो फिर बच्चों ने दिमाग लगाया कि ऑब्वियसली फिर वो मतलब गलत काम करवाना चाह रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+3 - 1 C3 - 1, यानी बेसिकली n+2 C2, अगर याद है तो n+2 C2 इक्वल टू 26 मान के वहां से n की इंटीजर वैल्यू आ रही थी, या 26 है जो भी था। तो मजबूरी होगी कि सही तरीका हमें पता है कि यही होता है, लेकिन वो नहीं करवाना चाह रहा, तो हमें गलत तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा।
लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होते, मान लो यहाँ पर 26 की जगह 25 होता, तुम 2n+1 को 25 करते तो n की वैल्यू आती 12। तो एक आंसर 12 वाला है और एक आंसर यहाँ वाला है, तो तुम ये वाला मार्क करके आओगे। भले ही आंसर की में पहले तुम्हारा आईआईटी जो दे रिलीज करे उसमें दूसरे वाला आंसर हो, लेकिन बाद में क्लेम हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, क्लेम करवाने वाले बहुत बैठे होते हैं। होपफुली मैंने थोड़ा और कंफ्यूज नहीं करा होगा, समझ में आ गई होगी बात। पहले प्रॉपर तरीके से निकालो आंसर, मैच कर गया बहुत बढ़िया, नहीं तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर गलत तरीके से निकाल लो, वो दिया होगा। ये मजबूरी आ जाती है। लिमिट की अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताऊं, अगर मतलब लिमिट में भी ऐसा सवाल आईआईटी ने पूछे हुए हैं, अब तो नहीं पूछता, पंगे नहीं उठाता, लेकिन जब सब्जेक्टिव आते थे, एग्जैक्ट साल तो नहीं याद, 99, 2000, 2004 इसके आसपास, जैसे एक जगह आईआईटी ने कभी सवाल पूछा था, उसने बोला था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ही नहीं है, और एक जगह उसने इसी की लिमिट एग्जिस्ट करवा दी थी, और ये आईआईटी में ये तो मेंस का हो सकता है जो ये सवाल बोले, मुझे याद नहीं है, ये पक्का आईआईटी के। एक जगह लिमिट बोल दी थी और इस जगह बोली थी लिमिट नहीं है, तो मजबूरी है वो, लेकिन आजकल पंगे उठाता नहीं है वाला। चलो अब जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, देयर आर ओनली 2 वुमेन अमंग 20 पर्सन टेकिंग पार्ट इन अ प्लेजर ट्रिप। 20 लोग हैं, 2 लड़कियां, बाकी 18 लड़के हैं। इनको दो ग्रुप में बांटना है, ईच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 10 पर्सन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 वुमेन विल बी इन द सेम ग्रुप इज। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा पहले भी एक करा था हमने मेंस में, कि 20 बच्चे हैं, उसमें से दो सबसे लंबे बच्चे हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रखना है या सेम ग्रुप में रखना है, ठीक है। तो 20 में से 2 लड़कियां, 18 लड़के, 10-10 के ग्रुप बनाने, और दोनों लड़कियां बोला गया एक ही ग्रुप में होनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, जो दोनों लड़कियां उनको साइड में रख लेता हूँ, W1 W2, ये साइड में होगी। अब कितने लोग बचे? 18 लोग बचे। 18 में से इस ग्रुप को पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 8 की। तो मैं क्या करूंगा, 18 में से 8 लोगों का सिलेक्शन कर लूंगा, उन 8 लड़कों को बिठा दूंगा इनके वाले ग्रुप में, तो 10 का ग्रुप बन गया। बाकी 10 का ग्रुप अपने आप बन गया, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं अपने को। तो ये आ गया अपोन में। टोटल केसेस क्या हो सकते हैं? टोटल केसेस ये हो सकते हैं कि 20 लोग हैं, उनमें से पहला ग्रुप 10 का चाहिए, फिर 10 का चाहिए, लेकिन दो ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बराबर है, नंबर ऑफ पीपल बराबर है, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ में आया क्या किया? किसी को दिक्कत हो? तेरा तो डाउट ही नहीं था मीत, तू क्यों लिख रहा है क्लियर है? जिसका डाउट था वो तो विशाल कह रहे रिपीट। देख बच्चे, इसमें ये दिया हुआ है कि 20 लोग हैं, उसमें से 2 लड़कियां हैं, 18 लड़के हैं, ठीक है। हमें बराबर बराबर के ग्रुप बनाने, लिखा हुआ है ना 10-10 के, हाँ, 10-10 के ग्रुप बनाने, और दोनों लड़कियां एक ही ग्रुप में होनी चाहिए। तो W1 W2 2 लड़कियां थी, मैंने उनको साइड में रख लिया, ठीक है। अब इनके वाला ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए? 10 लोग होने चाहिए। 2 लोग तो आ चुके हैं, कितने लोग और चाहिए? 8। तो मैंने 18 बचे हुए लोगों में से 8 लोगों का सिलेक्शन कर लिया। करने के तरीके 18C8, ठीक है। तो 18 में से 8 निकाल लिए, तो कितने लोग बचे? 10 लोग बचे, उनका अपने आप एक ग्रुप नया तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिवाइड करेंगे टोटल केसेस से। टोटल केसेस क्या है कि 20 में से 10-10 के दो ग्रुप बना दो, कोई कंडीशन नहीं है कि लड़कियां इकट्ठी आ रही हैं, दूर दूर आ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने का तरीका क्या होता है? टोटल ऑब्जेक्ट्स 20 हैं, उसमें से पहला ग्रुप 10 का चाहिए, दूसरा ग्रुप 10 का चाहिए, लेकिन दो ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है। स्ट्रेंथ बराबर होने का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल आ जाए, तो जितने ग्रुप में इक्वल है उतने से डिवाइड करना पड़ता है अपने को। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मुझे 6 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो दो के 3 ग्रुप बनाने हैं, तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। 3 ग्रुप की स्ट्रेंथ सेम है, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। यहाँ पर दो की स्ट्रेंथ सेम थी, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आशिमा का है 23। 23 में बोला है शालू ब्रोड 2 kgs ऑफ बर्ड्स। जो पहला केज है उसमें 5 पैरेट्स हैं,
एक आउल है। केज 2 में क्या है? ठीक है, वो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं फिगर सी बनाऊंगा पंछी से। वन डे शालू फॉरगॉट टू लुक बोथ केजेस इनटू बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। ठीक है, तो 5P10 उस तरफ है, 6P। एक दिन शालू लगाना भूल गई, तो पहले केज से 2 पंछी उड़कर दूसरे में चले गए। अब दूसरे वाले केज में कितने पंछी हो चुके हैं? 8। उसमें से 2 उड़कर पहले वाले में आ गए, पहले वाले केज में। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो आल था वो अभी भी केज 1 में ही है। तो अब 2 तरीके बन सकते हैं। 2 तरीके क्या बन सकते हैं कि जो यहां से 2 पंछी गए वो दोनों पैरेटेड थे। ठीक है, जो आउल था वो दूसरे केज में गया ही नहीं। अगर गया ही नहीं तो वो यहाँ का यहीं रहा, वापस आने की उसको जरूरत ही नहीं है। तो ये केस होगा। इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अब जो 2 पंछी गए हैं वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। 5 तो पैरेट है अपने पास, P1 P2 P3 P4 P5, एक आउल है। तो हमें इन 6 में से 2 का सिलेक्शन करके इनको भेजना है केज नंबर 2 में। तो 2 का सिलेक्शन करने के तरीके 5C2। टोटल वेज कितने थे? 6 में से किसी भी 2 का सिलेक्शन कर लेते 6C2। ये दोनों उड़ के यहां चले गए। अब यहां पर कितने पंछी हैं? 8 पंछी हैं। उन 8 पंछी में से कोई भी 2 पंछी आगे दोबारा केज 1 में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड हाफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहां से तो आ गया 5C2 यानी 10, 6C2 यानी 15, ये तो आ गया 2/3। अब या फिर केस 2 ये हो सकता है कि पहले वाले से जो 2 पंछी गए थे उनमें से एक पैरेट था, एक आउल था। अब एक पैरेट का सिलेक्शन करने के तरीके 5C1, क्योंकि 5 थे, आउल तो है ही। टोटल वेज कितने हैं? 6C2। जब ये दोनों बर्ड्स यहां पर चले गए, यहां पर 6 पैरेट्स पहले से थे, एक और आ गया, कितने हो गए? 7 पैरेट्स हो गए, एक आउल है। अब इसमें से 2 की दोबारा वापसी करवानी है। उनमें से एक तो पक्का क्या होना चाहिए? आउल होना चाहिए, और एक साथ में से कोई भी एक पैरेट होना चाहिए। तो 7C1। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? 8C2। यहां से निकाल लेंगे 5/15, 7/8, 7 56 और 28, ये आ गया 1/12। दोनों को ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/12 यानी 3/4। चेक कर लो, ये दिया होना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। और यह आंसर नहीं दिया हुआ, ये वाला तो मैं अपनी कैलकुलेशन चेक कर लूं क्या दिया हुआ। सही है, साक्षी करिए सही है, चिराग कह रहा है 2/3 है आंसर। बाईसवें का डी सही है भाई। चिराग, अगर तू आंसर शायद गलत देख रहे, 23 का आंसर देखने के लिए 22 का देखना पड़ेगा पीछे। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत इसमें? है तो चैट में लिख के भेज दो, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है वो लिख के भेज दो। मुस्कान का है 24th। 24th, अरे इस पेज के हो गए क्या तुम्हारे सारे? ठीक है, 24th में बोला है 16 प्लेयर्स play in a tournament. They are divided into 8 pairs at random. From each pair, a winner is decided on the basis of a game played between the players of the pair of equal strength. The probability that exactly one of the two players, S1 and S2, is among the 8 players. देखो, इसका बड़ा तरीका तो ये हो सकता है कि S1, S2, S3 से लेकर S16 है, रैंडम पेयर्स में डिवाइड कर दिया। सारे इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि S1 ही जीतेगा हमेशा या S2 ही जीतेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर्स S1 एंड S2 इज अमंग द 8 विनर्स।
तो एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो विनर्स हैं वो रैंडमली डिसाइड करे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे। अब मैं पहले तो ये करूंगा, पहला केस तो मेरा ये होगा कि S1 और S2 जो हैं वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। अगर वो दोनों एक ही ग्रुप में आ रहे होंगे तो पक्की बात है उनमें से एक जीतेगा और एक ही विनर में होगा, बाकी लूजर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। तो पहले क्या करेंगे, S1 S2 का तो एक पेयर बना दिया। बाकी कितने लोग बचे, 14 लोग बचे। उनके कितने कितने के पेयर बनाने हैं, दो दो के। कितने पेयर बनेंगे, 7। तो फैक्टोरियल 2 की पावर 7। 7 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू टोटल केसेस अगर हमें बनाने होते तो फैक्टोरियल 8, सॉरी फैक्टोरियल 16 अपॉन में आता फैक्टोरियल 2 की पावर 8 फैक्टोरियल 8, ये आ जाता। ठीक है, अब विनर हम ऊपर भी डिसाइड नहीं करे तो हमें नीचे भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि S1 S2 में से मुझे फर्क नहीं पड़ता विनर है कौन। बस मुझे इनकी ग्रुपिंग इस तरीके से करनी थी, बाकी भाड़ में गया। तो ऊपर विनर डिसाइड नहीं किया तो नीचे भी नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ। केस 2, केस 2 ये हो सकता है कि S1 और S2 जो है वो सेम ग्रुप में नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले S1 को रख देते हैं, यहाँ पर S2 को रख देते हैं, बाकी जो आना होता आता रहेगा। अब इनकी पेयरिंग करनी है। बाकी कितने लोग बचे, 14 लोग बचे। उनमें से दो लोगों का सिलेक्शन कर लिया। जैसे मान लो सिलेक्ट हो गए S3 और S4। S1 की पेयरिंग किसके साथ होगी और S2 की किसके साथ होगी, डिसाइड करने के फैक्टोरियल 2 तरीके। तो मान लो ये S3 आ गया, ये S4 आ गया। टोटल 16 लोग थे, 4 लोगों का काम कर चुके हैं, 12 लोग बचे। उन 12 लोगों के दो दो के ग्रुप बनाने हैं, तो फैक्टोरियल 2 की पावर 6 फैक्टोरियल 6, इतना काम हुआ। टोटल ग्रुप्स बनाने के कितने तरीके थे, फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 2 की पावर 8 फैक्टोरियल 8, ये आया। अब ग्रुपिंग तो कर दी, लेकिन अब हमें विनर्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि या तो S1 जीते या S2 जीते, और दोनों में से एक का जीतना जरूरी है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो S1 जीत जाए और S2 ना जीते 1/2, क्योंकि बराबरी है। या फिर S1 ना जीते और S2 जीत जाए। इस तरीके से हमने विनर सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर हमने क्या करा है, सिर्फ इन दो मैचेस का विनर सिलेक्ट करे। तो नीचे भी मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों मैचेस का विनर ही सिलेक्ट करूंगा। बाकी जो 6 ग्रुप बने हैं उनसे कोई मतलब नहीं होगा। तो इनका विनर डिसाइड करने के वैसे कितने तरीके, प्रोबेबिलिटी आ गई तो सॉरी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो नेट आंसर आ जाएगा। इससे पक्का आएगा। एक चीज और करके देख लेना, लेकिन मुझे उसमें शक है। हो सकता है इसका डायरेक्ट आंसर इस चीज से आ रहा हो कि 16 प्लेयर हैं, हमें पता है 8 विनर होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, S1 और S2 को तो सिलेक्ट कर ही लेते हैं कि S1 और S2 तो आने ही आने हैं। बाकी 14 प्लेयर्स बचे, सॉरी एक मिनट को, मैं गलत बोल गया, दोबारा बोल देता हूँ मैं। मैंने कहा 8 विनर सिलेक्ट करने और S1 और S2 में से कोई एक विनर होना चाहिए। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा विनर है। तो डिसाइड करने के तरीके होंगे 2C1। बाकी कितने लोग बचे, 14। 8 विनर सिलेक्ट करने थे, एक विनर पहले से सिलेक्ट हो चुके, कितने और सिलेक्ट करने हैं, 7। तो 2C1 इंटू 14C7। इससे हुआ क्या, 8 विनर भी आ गए और S1 और S2 में से कोई एक ही आया है। अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं तो वो कितना आएगा, 16C8, कि 16 में से कोई भी 8 विनर सिलेक्ट करे, काम हो गया। लेकिन इसमें इशू ये है कि जब हम ये सिलेक्ट करें तो हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि S1 S2 सेम ग्रुप में आ गए तो उसमें पक्का एक ही सिलेक्ट होगा, एक ही विनर में आएगा। अगर अलग अलग ग्रुप में होंगे तब हमारी पास चॉइस है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। तो अगर रेड वाले से आंसर आ रहा है तो इसका मतलब शायद गलत आ रहा है। दोनों से निकाल के देख लेना, जो ब्लैक वाले से किया वो आंसर सही होगा, रेड वाले से हो सकता है सेम आ जाए, अलग आ जाए, मैं भी नहीं कह सकता। करके देख लेते हैं बाकी। 2 इंटू फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 7 8/15 दिया क्या हुआ, 24 से सी, ये दिया हुआ है। तो देखो भाई, इसने तो इसी से करा है। बाकी मुझे लग रहा है कि इसमें पंगा पड़ेगा। एक बार तुम भी करके देख लेना या फिर मैं भी करके देख लूंगा, अगर मेरे याद रहा, इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा।
वो अगर इससे अलग आ रहा है 8/15 से, सेम आ जाए तो हो सकता है वो दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर रही हूँ। अगर सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, तो ये वाला आंसर सही होगा। गीतांजय कह रहे हैं सर एक बार रिपीट करना मेथड वन। देख भाई, रिपीट मेथड वन में ये बोला है कि 16 लोग हैं, सवाल तुझे पता होगा, दो दो की मैच करवाएंगे, और मैच करवाने के बाद उनमें से विनर सिलेक्ट करना है। वो कोई उनकी एबिलिटी पे, उनकी स्किल पर डिपेंड नहीं करता, रैंडम है कुछ भी। तो मैंने कहा कि अब जब मैचअप हो रहे होंगे, जब ग्रुप्स बन रहे होंगे, तो उसमें एक केस तो ये बन सकता है कि S1 और S2 की जो पेयरिंग है वो एक साथ हो जाए, कि S1 और S2 का आपस में मैच हो जाए। अगर इनका आपस में मैच होगा तो पक्की बात है एक जीतेगा एक हारेगा, तो उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पहले क्या करा, S1 S2 का एक ग्रुप बना दिया, ये वाला। तो उसको बनाने का तो एक ही तरीका है। बाकी कितने लोग बचे, 14, उनके दो दो के ग्रुप बनाने। 14 लोगों के अगर दो दो के ग्रुप बनाने हो तो कितने ग्रुप बनेंगे, 14/2 7। तो ग्रुपिंग करने का तरीका, फैक्टोरियल 14 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 2 7 बार, यानी पावर 7। 7 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7। ये तो फेवरेबल केस आगे ग्रुपिंग करने के। टोटल केस क्या है ग्रुपिंग करने के, टोटल 16 लोग हैं। अब रैंडम ग्रुप करेंगे, S1 S2 एक ग्रुप में आ रहे हैं नहीं आ रहे फर्क नहीं पड़ता हमें। तो फैक्टोरियल 16 अपॉन दो दो के कितने ग्रुप बनेंगे, 8, फैक्टोरियल 2 की पावर 8, फैक्टोरियल 8। सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि S1 S2 में से कौन जीता, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, ये आ गया। सेकंड केस मैंने कहा कि S1 S2 अब अलग अलग ग्रुप में आने चाहिए। जैसे S1 एक ग्रुप में है, S2 एक ग्रुप में। अब इनका मैच किसके साथ होगा वो डिसाइड करना है। तो बाकी कितने लोग बचे थे S1 S2 को छोड़कर, 14। 14 में से हमने दो लोगों का सिलेक्शन कर लिया, 14C2। अब S1 की पेयरिंग S3 से होगी या S4 से होगी, किसके साथ मैच होगा, डिसाइड करने के फैक्टोरियल दो तरीके हैं। ये वो फैक्टोरियल 2 आ गया, इन दोनों के मैच डिसाइड हो गए। बाकी कितने लोग बचे, 12 लोग। दो दो के ग्रुप बनाने, 6 ग्रुप बनेंगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन ये आ गया, ग्रुपिंग कर दी। अगर टोटल ग्रुपिंग के तरीके देखें तो कितने होंगे, फैक्टोरियल 16 अपॉन ये होंगे, जैसे यहां पर लिखा था। इसके बाद, सॉरी, इसके बाद क्या होगा, ग्रुप तो बन गए, अब मैच भी जिताने हैं। बाकी के जो 6 मैच हैं उसमें क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ पहले 2 मैच में। तो पहले मैच में या तो S1 जीत जाए, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और S2 हार जाए। S1 तो जीत गया और S2 हार गया, और दूसरी बार क्या हो कि S1 तो हार गया और S2 जीत गया, तो उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आशिमा कह रही है ब्लैक से नहीं आ रहा, तो ब्लैक से अगर नहीं आ रहा तो ब्लैक वाला ही आंसर सही है, पर फिर वही मजबूरी आ जाती है, ब्लैक वाला ऑप्शन तुम्हें दिखेगा नहीं। ब्लैक से कितना आ रहा है आशिमा, अगर तूने कैलकुलेशन करी है, मैं उम्मीद करता हूँ सही करी होगी, कितना आ रहा है आंसर, 1/16 आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ आशिमा ने सही करे है। तो अब मजबूरी वही होगी कि 1/16 जो है वो ऑप्शंस में नहीं है, तो हमें गलत तरीके से करना पड़ेगा, और उससे आंसर आएगा 8/15। और वो मतलब गलत तरीका जो है वही छोटा तरीका भी है, तो ठीक है बस। लेकिन उसमें होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दिक्कत है इसमें। रैंडम 8 विनर जब सिलेक्ट करें तो 8 लोगों को सिलेक्शन करना और 8 विनर्स का सिलेक्शन करना, दोनों में फर्क है ना। वो डिपेंड करेगा कि S1 S2 एक ही मैच में खेले या अलग अलग मैच में खेले। तो प्रॉपर तो यही है, बाकी ठीक है, आंसर लगाना है तो वो भी ठीक है। बोलो भाई अगर किसी को दिक्कत है तो। और सेकंड वाला समझ में तो आ ही गया होगा, रेड वाला। उम्मीद कह रहे सर सेकंड वाला काम चलाओ, ठीक क्यों बोल रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो मजबूरी होगी ना ये करने वाला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहानी सी गाई थी कि करने का तरीका तो यही होता है कि प्रॉपर तरीके से करो। अब नहीं आ रहा तो फिर मजबूरी है गलत तरीके से करना। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी मेहनत करने के बाद जब तुम्हें सवाल समझ में आ गया, तुम्हें सवाल पता लग गया कि क्या करवाना चाह रहे क्या नहीं, तो तुम छोड़ के आ जाओगे, बाकी वो भी चॉइस तुम्हारी है। लेकिन अब ये नहीं पता ना, तुम शायद ये सोच सकते हो कि पहले ही हम ये वाला तरीका कर लेते, रेड वाला। पर पहले ही अगर ये वाला तरीका कर लेते तो वो तो गलत ही है ना, हमें पता ही है अंदर से। और गलती से उसने ये वाला ऑप्शन दिया होता तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब दिक्कत ये होगी कि इसमें
हमें नहीं पता ना कितना कॉम्प्लिकेटेड वो करवाना चाह रहे हैं हमसे, कितनी मेहनत करवाना चाह रहे हैं। पर ये भी चांसेस इस बात के अच्छे खासे हैं कि बोनस हो जाएगा, लेकिन फिर भी करके आओ, टिक करके आओ जो तुम्हारा गलत तरीके से भी आंसर आ रहा है। किसी ने पूछना है कुछ भाई? अगर ज्यादा हो गया कुछ तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डाउट वो पूछ लो। सूर्य करे लास्ट क्वेश्चन, 28वां ही लास्ट कह रहा होगा भाई तू। 28वें में बोला हुआ है कि एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं 0 से लेकर 99। द प्रोबेबिलिटी दैट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम सेट, द नंबर, ठीक है, द नंबर। हमें कहा गया कि 3 की पावर a प्लस 7 की पावर b, ये हमारे पास इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 8 आनी चाहिए। जो भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में 8 होना चाहिए। तो वही ये 3 की जब हम पावर करते हैं, जैसे 3 की पावर 1 करें, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आती है? 3। 3 की पावर 2 से यूनिट डिजिट आती है 9। 3 की पावर 3 27, वहां से आती है 7। 3 की पावर 4 81, यहां से आती है 1। शायद ये बात पता होगी कि 4 4 के बाद साइकिल रिपीट करते हैं। तो अगर मैं 3 की पावर 5 निकालूंगा तो उसकी 3 आएगी, 6 की 9, 7 की 7, 8 की 1, फिर 4 का साइकिल रिपीट करेगा। हमेशा ये प्रोसेस होती है हमारे पास। ऐसी अगर 7 का पैटर्न देखें तो 7 की पावर 1 से यूनिट डिजिट 7 आएगी, 2 से आएगी 9, 3 से आएगी कितनी? 7 3 63, हाँ, 7 9 63 3, और 7 की पावर 4 से आएगी 1। अब इन दोनों नंबर्स को इस तरीके से ऐड करने की यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो कैसे कैसे हो सकता है कि या तो 3 वाले से मुझे मिल जाए कितना? 9, और 7 वाले से भी मुझे मिल जाए 9। तो 9 प्लस 9 करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि यहां से मैं 7 ले लूं और यहां से 1 ले लूं, तो 7 प्लस 1 से भी 8 आ जाएगा। या फिर यहां से 1 यहां से 7, तब भी कितना आ जाएगा? 8। अब 4 4 का साइकिल रिपीट कर रहे हैं, तो इस साइकिल में कितने नंबर होंगे? 25 नंबर होंगे, क्योंकि जो पावर है वो 0 से लेकर 99, यानी टोटल कितने नंबर हुए? 100 नंबर्स में से सिलेक्ट की गई है। दोबारा बोल रहा हूँ, इस सेट में 100 नंबर है, जो पावर सिलेक्ट की गई है वो इन 100 में से करी गई है। तो 3 की पावर 1 वाले कितने केस होंगे? 25 होंगे, क्योंकि बराबर बराबर डिवाइड होंगे। पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 13। सबके लिए एक ही काम होगा, 3 वाला। 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, सबके लिए एक ही काम होगा, 9 वाला। तो इसमें भी 25 नंबर होंगे, इसमें भी 25, 25 और 25, ऐसे ही 25 25 यहां पर आएंगे। तो जब मैं इसको 9 से एंड करवाना चाहूंगा तो काम के केस कितने होंगे? 25 होंगे। जब मैं इसको 9 से एंड करवाना चाहूंगा तो फेवरेबल केस कितने होंगे? 25। ठीक है, टोटल केस कितने होंगे? 100 इंटू 100। ए को डिसाइड करने के 100 तरीके हैं, बी को डिसाइड करने के भी 100 तरीके हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी आई 9 प्लस 9। जब 7 प्लस 1 की बात करेंगे तब भी सेम काम होगा। 7 से खत्म करवाने के 25 तरीके हैं, 1 से खत्म करवाने के भी 25 तरीके हैं। इसके लिए भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, तो इंटू 3 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3/16। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सूर्या कह रहे हैं केसेस बन के थोड़ा बड़ा लग रहा है। इतना बड़ा है नहीं भाई, देख केस बनाकर और करने को यही करना पड़ेगा यार, मुझे लग रहा है। यही कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इससे हो जाएगा, छोटा भी है। कोई और तरीका मीत कह रहे तो लिख सकते हैं। 4 माइनस ए की पावर, 4 माइनस 1 की पावर ए, 8 माइनस 1 की पावर बी। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए कितना? पर होगा नहीं उससे, रहने दे भाई, यही कर ले मीत। और कुछ करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज्यादा। चलो और बताओ, इस सेक्शन में कोई और डाउट बचा है किसी का? तो चिराग कह रहा है 27। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर चोजन इन टेंडम, ईच लेस देन 10 सेंटीमीटर। ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, दोनों लेस देन 10 है। All such lengths being equally likely, the chance that the diagonal of the rectangle is less than 10 सेंटीमीटर is 0 से तो बड़े ही होंगे। अगर डायगोनल की लेंथ के बारे में बात करें तो वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट।
इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए। मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए। तो इसने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि जो लेंथ्स हैं वो इंटीजर्स हैं। तो हमें अपनी तरफ से नहीं मानना कि इंटीजर देख लिए कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब हमने लिखा है कि x 0 से 10 है, तो इसका मतलब x की इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 0.1 0.2 0.3 सारी आएंगी। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये बन गया ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का। ये हमारा फेवरेबल है, जो हम चाहते हैं, जो क्वेश्चन की कंडीशन है। ये जो है ये हमारा सैंपल स्पेस है एक तरह से। सैंपल स्पेस क्यों? क्योंकि एक्स और वाई यहां पर उसने रेंज सेट कर दी कि इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। अब फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो सकता है। जब डायगोनल की बात करेंगे तब फर्क पड़ना चालू होगा, तो फेवरेबल केस आएगा। तो इनको ज्योमेट्रिकली मतलब कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं। जब मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 100, तो ये एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस भी 10 होगी और सेंटर 0,0 होगा। अब हम कह रहे हैं एक्स 0 से 10, 0 से 10 का मतलब यहां से लेकर यहां तक। वाई कह रहे हैं 0 से लेकर 10 तक, मतलब ये वाली चीज। तो एक्चुअली हमारा जो सैंपल स्पेस है वो है ये रेड वाला डब्बा। ठीक है। तो रेड वाले डब्बे का जो एरिया है वो कितना आएगा, 10 × 10 आएगा। जो हमारा फेवरेबल है वो है इस सर्कल का ये वाला क्वाड्रेंट, जो ये सेक्टर बन रहा है हमारे पास। ठीक है। तो ये वाला हमारा फेवरेबल होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 100 का मतलब होगा सर्कल का इंटीरियर पार्ट। ये वाले 3 क्वाड्रेंट का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो सैंपल स्पेस में नहीं आ रहे। तो इस क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस 10 है तो वो 100 आ जाएगा। कट कटाकर आंसर आएगा पाई/4। मतलब सी ऑप्शन। किसी को दिक्कत है इसमें पूछ लो, नहीं तो आशिमा का है 26। ये चैप्टर तो वैसे अच्छा सा लग रहा होगा तुम लोगों को शायद। मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके मीन का फॉर्मूला होता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, एनपी। कुछ नहीं चाहिए आगे पीछे का, ना कोई इंटीग्रेशन चाहिए ना कोई क्वाड्रेटिक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बस। तो मीन वेरिएंस एनपी क्यू, इनका जो रेशियो है एनपी अपॉन एनपी क्यू, ये हमें दिया गया 3/2। सोल्व करेंगे तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3। पी हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, तो 1 - 2/3 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ द वेरिएबल इन 10 ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज। तो अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो क्या लिखते हैं उसको, p प्लस क्यू की पावर n लिखते हैं, है ना। p प्लस क्यू की पावर n का मतलब होगा 1/3 प्लस 2/3 की पावर n। और n कितना है, 10। 10 ट्रायल की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ द वेरिएबल इन 10 ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो तुम जानते हो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा कैसे जाता है कि या तो x इक्वल टू 0 होगा। 0 होने का मतलब सक्सेस कितनी है, 0। उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी पी नोट नाम की। x अगर 1 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी p1। 2 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी p2 आएगी। 3 वाले की प्रोबेबिलिटी p3 आएगी। अगर x इक्वल टू r हुआ तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, 10c r, 1/3 की पावर r, 2/3 की पावर 10 - r। एक काम करो, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी, ये लिख लो, q प्लस p की पावर n लिख लो। कारण समझ में आ जाएगा भी, ये होता है ना। तो अगर x इक्वल टू r हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा r है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब यही होगा। तो हमें बेसिकली क्या बताना है कि अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करूं x प्लस वाई की पावर n का, तो उसमें जनरल टर्म तो ये आ गई, यहां पर r आएगा। उसकी जनरल टर्म तो ये आ गई। अब इन एक्सपेंशन में जो 11 टर्म्स होंगी उसमें से ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जो तुमने बाइनोमियल में कंसेप्ट पढ़ा था। तो याद करो, उसके लिए फॉर्मूला लिखते थे, r जो होगा वो n+1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन b का मोड, और n+1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन b का मोड -1। इसके बीच में लाई करना चाहिए।
तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं। n का मतलब 10 है तो 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। 1 प्लस a अपॉन b का मतलब फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना होता है सेकंड टर्म से, कितना आ जाएगा 2। तो r आ गया लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। 11 अपॉन 3 का मतलब होगा 3 पॉइंट कितना हुआ 666। यहां पर उससे एक छोटा नंबर आता है 2.666। तो r हम जानते हैं इंटीजर होना चाहिए। 2.6 से लेकर 3.6 के बीच में इकलौता इंटीजर क्या आता है 3। तो r3 मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 आ गई। तो ये जो नंबर होगा ये मोस्ट प्रोबेबल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि r को 3 पुट करने पर ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगी हमें। तो 26 का आंसर होना चाहिए बी, ये दिया हुआ है। कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ दिक्कत है पूछ लो भाई किसमें, क्योंकि इसमें बाइनोमियल वाली चीज याद आ गई। अगर वो याद है तो ठीक है, नहीं तो सर हम इसे 1/3 प्लस 2/3 की पावर n भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने पहले वही लिखा था क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा, लिखते लिखते ध्यान में आया। क्योंकि यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला कि r इसके बीच में है, तो यहाँ पर जरूरी होता है कि a जो है वो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और b जो है वो सेकंड टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अगर 10c r है तो 1/3 की पावर r है। तो जब हम लिखते हैं x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन, तो हम क्या लिखते हैं NCR। जो x है पहला नंबर उसकी पावर में आता है n माइनस आर, जो y है उसकी पावर में आता है r। तो सेकंड नंबर की पावर में वो नंबर आता है जो यहां पर लिखा होता है NCR, तो y की पावर r। तो 10CR है तो 1/3 की पावर r आएगी। तो वो तभी आएगा जब 1/3 बाद में लिखा जाएगा, 2/3 पहले लिखा जाएगा। और अगर मैं ये लिख देता 1/3 प्लस 2/3 की पावर n, तो फिर मुझे इस फॉर्मूले में इंटरचेंज करना पड़ता। a बाई बी की जगह मुझे b बाई ए लिखना पड़ता। तो वहां फॉर्मूला चेंज करने की बजाय हमने शुरू में ही चेंज कर लिया। ठीक है, कहीं एक जगह चेंज करना पड़ेगा, वो तुम्हारी इच्छा है। और बताओ। समझ नहीं आया, वाई ऑर्डर स्पेसिफाइड क्यों? देखो बच्चे, मैंने ये कहा कि जैसे ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये प्रोबेबिलिटी तो ये लिखते हैं ना अपने, मैं साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ी सी। अगर x इक्वल टू आर है, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास r तो सक्सेस है और बाकी बची हुई जो n माइनस आर है वो क्या होती है, फेलियर होते हैं। ये लिखते हैं ना अपने। तो अगर हमारे पास n ट्रायल्स हो रहे हैं तो क्या होगा, NCR होगा उसमें से। आ गया, ठीक है। तो मैं मान के चलूं इस पेज पर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हम डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह, जेई मेंस प्रीवियस ईयर। एक मिनट मुझे पेज निकालने दो। इसमें जो पहला पेज है उस पे क्वेश्चन नंबर है 1 to 11। तो इसमें जो डाउट है वो पूछ लो। हाशिमा का है 8। 8 में कौन सा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों है? ठीक है, 1 से 20 तक नंबर है। हमें 4 नंबर का सिलेक्शन करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब नंबर रिपीट नहीं कर सकते अपने आप को। तो स्टेटमेंट 1 जो है उसमें बोला हुआ था प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन सम ऑर्डर विल फॉर्म एन एपी इज 1/85। तो 4 नंबर से हमें एपी बनानी है। तो इसमें करने का तरीका क्या होगा, इक्वल आ नहीं सकते वो ध्यान रखना। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो या तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लेंगे तो चारों नंबर इक्वल होने पड़ते हैं, वो चाहिए नहीं हमें। डिस्क्रिमिनेंट 1। अब फर्स्ट टर्म में क्या क्या ले सकता हूँ, फर्स्ट टर्म 1 ले सकता हूँ,
फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 1, तो एपी अपने आप तैयार होगी 1 2 3 4। अगर मैं कॉमन फर्स्ट टर्म को 2 ले लूंगा तो कॉमन डिफरेंस 1 है ही, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5। अगर मैं फर्स्ट टर्म को 3 ले लूंगा तो एपी बन जाएगी 3 4 5 6, चलता जाएगा। आखिरी एपी क्या बन सकती है 17, क्योंकि 17 18 19 20 चार नंबर चाहिए। अगर मैं फर्स्ट टर्म को 18 ले लूंगा तो एपी क्या बनेगी 18 19 20 21, लेकिन 21 आ गया जो कि नंबर यहां पर अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए हमें कहां तक जाना पड़ेगा 17 तक। इसी तरीके से अगर मैं कॉमन डिफरेंस 2 ले लूं, अब मेरे पास फर्स्ट टर्म डिसाइड करने के कितने तरीके हैं। फर्स्ट टर्म या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, या फिर कितनी हो सकती है 16, नहीं गलत बोलोगे, 20 18 16 और 14। तो अब फर्स्ट टर्म आ सकती है 14 तक। 14 के अलावा अगर मैं बड़ी फर्स्ट टर्म लूंगा, जैसे 15 ले ली, तो फर्स्ट टर्म 15 ले ली, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो नेक्स्ट टर्म 17 होगी, फिर 19, फिर 21, फिर दिक्कत आ जाएगी, बाहर चला गया। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहां तक जा सकता है 11 तक। अगर d को मैं 4 ले लूंगा तो a की वैल्यू 8 तक जा सकती है, जैसे 8 आ गया तो 8 प्लस 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है, 12 16 20। अगर मैं कॉमन डिफरेंस 5 ले लूंगा तो अब फर्स्ट टर्म के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और कहां तक जाएगा 8 माइनस 3 5 तक, ये आ जाएगा। अगर मैं कॉमन डिफरेंस ले लूं कितना 6, कॉमन डिफरेंस 6 लूंगा तो फर्स्ट टर्म 1 आ सकती है, ये पैटर्न सा बनता जाएगा। और कितनी आ सकती है 20 में से 6 गए 14, और कितना आ जाएगा 8 और 2, सही कह रहा हूँ, सही है। तो फर्स्ट टर्म 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, मैक्सिमम ये केस हो सकता है। और अगर डी को 7 ले लें तो फर्स्ट टर्म 1 आ सकती है, 1 भी नहीं आ सकती एक्चुअली। तो बस ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो यहां से कितनी एपी बनी 17। फर्स्ट टर्म की जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतनी ही एपी बनती जाएंगी, 14 11 8 5 और 2। हालांकि हमें बहुत पहले पैटर्न दिख गया था कि 3 3 का डिफरेंस है, तो हमें बस नॉन जीरो टर्म तक काम करना था, कि जीरो से पहले पहली जो टर्म है, तो 3 3 कम करते गए आंसर आ जाएगा। इस एपी को ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एपीज आ जाएंगे। समझ में आया क्या किया, कोई दिक्कत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 हो ही गया, स्टेटमेंट 1 पूछा था, अगर स्टेटमेंट 2 में भी दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो पूछ लो। अच्छा, एक वैसे तो सारे बच्चे तो नहीं आए हो, लेकिन फिर भी पता कर लूं, जो कल डीपीपी भेजी थी वो कर ली आईटीएफ की, अगर नहीं करी है तो कर लेना, क्लास से पहले 5 बजे होगी मोस्ट प्रोबेबली, 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आइडिया वही है। और जो पहले लेक्चर हुए थे वो अपना देख लेना, जो मतलब नोट्स रिवाइज कर लेना। प्रांशुल कह रहे डी नेगेटिव भी तो हो सकता है। बेटा डी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो केस वहीं पर आ गया ना, जैसे मान ले मैंने तुझे कहा कि A1 है और D1 है, इससे एपी क्या बनी 1 2 3 4 ये बनी। अब तो इसको उल्टा लिख देगा तो 4 3 2 1, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्या, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ। तो बात तेरी बिल्कुल सही है, डी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब डी नेगेटिव की बात करते हैं तो हम अरेंजमेंट को कंसीडर करके चल रहे हैं कि कैसे अरेंज करना है। हमें तो सिर्फ नंबर्स का सिलेक्शन करना है। उसने ये बोला ना, द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन सम ऑर्डर, तो ऑर्डर हमें डिसाइड नहीं करना, और ऊपर बोला गया 4 नंबर्स आर चोजन इन रैंडम। अगर वो इन नंबर्स को नाम दे देता कि ए बी सी डी, फिर फर्क पड़ता उस बात का। अगर वो इन नंबर्स में डिस्टिंग्विश कर देता, डिफरेंस पैदा कर देता कि पहले नंबर को ए बोलना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो दोनों एपी अलग अलग काउंट होती, यहां पर काउंट नहीं होंगी। तो डी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू -1 वो एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि अगर तू ऊपर अरेंजमेंट कर रहा है फिर तुझे नीचे भी करनी पड़ेगी।
जैसा काम ऊपर करना है फेवरेबल में वैसा टोटल में करना जरूरी है, तभी आंसर मैच करेगा। इसके बाद आशिमा का है थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है पेयर ऑफ फेड डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स। पेयर है 3 बार थ्रो किया गया। The probability of getting a score of exactly 9 twice is। 2 बार 9 आना चाहिए और इसने बोला है स्कोर। अब बोला तो है नहीं इसकी स्कोर का मतलब क्या, तो वो हमें अपने आप पता ही है कि दोनों को ऐड करवा रहा होगा, कि जैसे जो नंबर यहाँ पर आया यहाँ पर आया उनको ऐड करके स्कोर निकाल रहा होगा। तो यहाँ पर 3 में से 2 बार 9 आना चाहिए, तो सिलेक्ट कर लेते हैं 3 में से कहां पर 2 बार 9 आ रहे हैं। तो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर 9 आ रहे हैं और यहाँ पर 9 आ रहे हैं। 9 बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं याद है तो बहुत बढ़िया, बाकी मुझे तो याद नहीं है। तो 3+6, या फिर क्या होता है 4+5, या फिर क्या होगा 5+4, 6+3। हाँ भाई प्रांशुल देखिए यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट करी है, मैंने ये डिसाइड करा है कि पहले कौन है बाद में कौन है, तो मुझे बाद में भी करनी पड़ेगी। तो टोटल कितने वेज हुए 4 हुए। वैसे कितने केस होते हैं 36 यही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/36। क्योंकि जब मैं 36 लिखता हूं तो मैं ये डिसाइड करता हूं कि पहले वाले को भरने के 6 तरीके, दूसरे वाले को भरने के 6 तरीके। तो यहां पर भी मैं टुकड़ों में काम कर रहा हूं, अरेंजमेंट कर रहा हूं। यहां पर भी मुझे फिर अरेंजमेंट करनी पड़ी, सेम काम ये आ गया। अब यहां पर 9 आने की 4/36, दूसरी जगह भी 9 आने की 4/36, तीसरी जगह 9 नहीं आना चाहिए क्योंकि उसने बोला एग्जैक्टली ट्वाइस। तो 9 ना आने की कितनी होगी 1 - 4/36। कैलकुलेट करें ना, आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कितना होगा 3 × 9 × 9, 36 में से 4 गए 32/36। 3 × 32 9 9 9 9, 32 की जगह आ जाएगा 8। 8/243 आ जाना चाहिए आंसर, फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को? या इस पेज पर और कोई डाउट हो? बढ़िया आगे फिर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं अपने पास 12 से लेकर 17। इसमें कोई डाउट हो? इसमें ये 16वें नंबर सवाल की बात कर रहा था जो मैं पहले कर रहा था, वो 12 आइडेंटिकल बोर और 3 आइडेंटिकल बुक्स, जो यहाँ पर बात कर रहे थे अपने, ये वाला। तो इसमें आइडेंटिकल से करोगे तो पहली बात तो लंबा भी जाएगा और आंसर बहुत अलग आएगा, इसके आसपास भी नहीं आएगा, लेकिन वही मजबूरी। चलो बताओ 12 से 17 के बीच में कोई डाउट बचा है तो। आशिमा जब अगले पेज पर पहुंच गए बच्चे, तू 11वां पूछ रही है। 11वें बोला है सी एंड डी आर टू इवेंट सच दैट सी, ये सिंबल का मतलब पता ही होगा, सी इज ए सबसेट ऑफ डी एंड पी डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है कोई बात नहीं। देन द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। जैसे अगर इसके पहले की बात करें और सी डी का सबसेट है तो एक्चुअली ऐसा हो रहा होगा, यहां पर कहीं डी होगा, यहां पर कहीं सी होगा। पहले वाले में पूछ रहे कि पीसीडी, पीसीडी का मतलब क्या होता है, पी सी इंटरसेक्शन डी अपॉन में आता है पीडी, यही होता है। अब सी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हुआ, ऐसा पार्ट जो सी सर्कल के अंदर भी आ रहा हो डी के अंदर भी आ रहा हो, तो कौन सा पार्ट होगा, सी वाला ही आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सी जो है वो डी के अंदर आ रहा है। तो ये बन जाएगा पीसी, अपॉन में आएगा पीडी। लेकिन इसने लिखा हुआ है कि ये पीसी के बराबर होगा, गलत है, तो ए पार्ट तो गलत हो गया। बी पार्ट में वो कह रहा है कि पीसीडी जो है सी बार डी, ये पीसी से बड़ा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है बड़ा होगा। कारण इसके पीछे पीडी जो नंबर है, या फिर इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं वहां से समझ में आ जाएगा, पीसी इंटू 1/पीडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी। ये जो नंबर होता है 1 से छोटा नंबर होता है, अगर 1 को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ओवरऑल ग्रेटर देन 1 आएगा। ये बात सही है, 1 से छोटा नंबर
का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा। अब मैं पीसी को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नंबर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर पीसी से बड़ा होगा, ये बात हम कह सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर सेकंड करेक्ट है तो थर्ड पक्का गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि पी सी डी सी बार डी बराबर पी डी अपॉन पी सी, वो भी हम देख सकते हैं उल्टा लिखा हुआ है, पी सी अपॉन पी डी होगा। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ गलत है, सेकंड सही है। आया समझ? कोई दिक्कत? अब बोल दो, पूरे ही बोल दो, 12 से 17 हो चाहे 1 से 11 हो, मेन सब्जेक्टिव करके ही उठेंगे फिर। 12th क्वेश्चन में छोटा सा मिसप्रिंट है, वहां क्या आना है देख लेता हूँ भाई, एक मिनट रुक। लेट ए बी सी बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी सी ग्रेटर देन 0। कहाँ कह रहा है भाई मिसप्रिंट? किसी ऑप्शन में कह रहा है, कहाँ पर? अच्छा, अच्छा वो जो बी कॉम्प्लीमेंट के बाद कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, पता नहीं भाई जिनका ये डाउट है 12th वाला, कि देन के बाद लिखा हुआ है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में कुछ अजीब सा लगा हुआ है झंडा टाइप सा, या हॉकी स्टिक टाइप का, या गोल्फ क्लब जैसा। तो पता नहीं वहां पर क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता। एक काम करना, अब तो सबके पास है ही, पहले तो चलो फिर भी घर वाले कभी दिलाते थे नहीं। हाँ, मोबाइल वगैरह है सबके पास, गूगल कर लेना। जो ए आई ट्रिपली का 2011 का पेपर है, उस टाइम एक ही पेपर होता था, तो ज्यादा मत्था भी नहीं मारना पड़ेगा, 8-8 शिफ्ट में नहीं होता था पहले। ढूंढ लेना, वहां से कर लेना। बाकी हमारे साल का सवाल है ये, वैसे तो मुझे याद होना चाहिए, पर वहां से देख लेना, ठीक है? अगर उसके बाद भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना सही वाला सवाल। और बताओ, अगर रह गया जेई मेंस में। चलें फिर। उम्मीद कह रहा है 17th लास्ट। हाँ, स्लैश का मतलब होता तो वही है, लेकिन स्लैश के भी दो मतलब होते हैं। अब इसमें स्लैश भी नहीं बना हुआ ना, पता नहीं क्या बनवाना चाह रही है। एक बार करने से पहले चेक कर ही लेना। 17th में बोला हुआ है, लेट टू फेयर डाइस्ड ए एंड बी बी थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ इवन इज द इवेंट दैट डाई ए शोज अप 4। दो डाइस को थ्रो किया गया, ये ए वाला है, ये बी वाला है। इवन इवेंट का मतलब है कि ए पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। E2 is the event that die B shows up 2 and E3 is the event। E2 का मतलब है B पर 2 आना चाहिए, and E3 is the event that the sum of the numbers on both die is odd। कि A पर जो नंबर आया और B पर जो नंबर आया वो दोनों का सम ओड आना चाहिए। Then which of the following statements is not true। हमसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात करवा रहे हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है? ए वाले पर 4 आना चाहिए, 4 आने की चांस कितने हैं, 1/6। बी का फर्क नहीं पड़ता तो लिखेंगे नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब होगा कि बी पर 2 आना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E3 की बात करें, कि ए और बी का जो सम है वो ओड आना चाहिए। ए और बी का सम ओड तभी आएगा जब इन दोनों में से एक ओड होगा दूसरा इवन होगा। तो डिसाइड कर लेंगे कहां पर ओड है कहां पर इवन है। डिसाइड करने के दो तरीके हुए। मान लो डिसाइड हो गया कि यहाँ पर ओड है यहाँ पर इवन है, तो यहाँ ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये आ गया 1/2। इतना काम हुआ। अब इतना तो हम डायरेक्ट बता ही सकते हैं कि E1 और E2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कारण इस चीज के पीछे, E1 E2 इसलिए इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि पहले डाई पर क्या रहा है दूसरे डाई पर क्या रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो E1 E2 आर इंडिपेंडेंट, ये तो सही है। अब बात करते हैं बाकियों की। जैसे अगर मान लो मैं बोल दूं P E1 इंटरसेक्शन E3,
पी इवन इंटरसेक्शन E3 का मतलब क्या हुआ? इवन इवेंट होना चाहिए, मतलब ए पर 4 आना जरूरी है। E3 होना चाहिए, मतलब बी पर जो नंबर आया है उन दोनों का सम जो है वो ओड आना जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ए पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बी पर ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 प्लस बी ओड तभी आएगा जब बी खुद ओड होगा। मीत कह रहे हो गया सर, यू मिनट हो जाएगा फिर, ठीक है। और इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट देखकर नहीं बता पाओगे अगर किसी को लग रहा है कि। तो मेरी तरफ से जेई मेंस ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके। नेक्स्ट क्लास में अपने जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर, और फिर वही इंटीजर और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। बाकी शाम को क्लास अटेंड करनी है आईटीएफ वाली, डीपीपी कर लेना। और इंटीजर है ही नहीं क्या इसमें, बहुत बढ़िया। फिर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे डायरेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन कितने हैं? 21, इसमें कम ही है, 21 है, ठीक है, बढ़िया। और डीपीपी कर लेना, और नोट्स जो है पुराने वाले वो पढ़ लेना। बाकी कुछ खास हुआ नहीं है अभी तक, इतना हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, बस। ठीक है, बाय।